अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। मैं हूँ गज़ल अशरफ, मेरे साथ मौजूद हैं हसनैन लियाकत। आप देख रहे हैं उसाफ़े रमज़ान की खुसूसी नशरियात। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि पूरे रमज़ान हमने बात की, डाइट पर्सनस को बुलाया, सियासतदानों को बुलाया, इसके अलावा मुख्तलिफ शख्सियात हमारे साथ मौजूद थी और आपको जो भी अल्लामा मुफ्ती बहुत सारे लोग मौजूद थे हमारे साथ और हमने डेली बेसिस पे गुफ्तगू की। लेकिन आज का जो प्रोग्राम होगा वो थोड़ा से हटकर होगा, क्योंकि हमारे माशरे में जो मसाइल चल रहे हैं, चाहे वो माशरती मसाइल हों, चाहे वो हमारे समाजी मसाइल हों, या फिर हमारी जो दुनिया के मसाइल हैं, मुस्लिम कम्युनिटी को जो इशूज़ चल रहे हैं, उस रिलेटेड गुफ्तगू करेंगे। और बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत हमारे साथ मौजूद होगी, ट्रेनर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इसके साथ साथ मारूफ तजुर्बाकार, आप ये कह सकते हैं कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के ऊपर गुफ्तगू करने वाले और मानी खेज गुफ्तगू करने वाली शख्सियत होगी। और वो लोग जो अपनी सेल्फ स्टडीज़ के ऊपर ज़्यादा रिसर्च करते हैं या फिर उसको मानते हैं और वो लोग उनको पसंद करते हैं, सुनना पसंद करते हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे। जी बिल्कुल जी, हमारे साथ मौजूद हैं, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इस्लामी स्कॉलर साहिल नदीम साहब। साहिल, थैंक यू सो मच हो जाने का। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि रमज़ान कैसा जा रहा है आपका? शुक्रिया, ठीक हो गया। अच्छा साहिल साहब, अगर स्ट्रेट अवे, क्योंकि हमने आपको आज रमज़ान ट्रांसमिशन में मदऊ किया, डेफिनेटली इसमें कुछ इस्लाम के रिलेटेड भी सवाल होंगे, लेकिन आपका जो एंगल है चीज़ों को देखने का, वो पाकिस्तान में भी बड़ा पसंद किया जाता है, पाकिस्तान से बाहर भी पसंद किया जाता है। अगर सिर्फ पाकिस्तान की बात कर ली जाए या पाकिस्तान में जो निज़ाम है इसकी बात कर ली जाए, तो इस निज़ाम को, इस तर्ज हुकूमत को आप किस तरह देखते हैं, इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से या अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी? जी जी, पाकिस्तान के निज़ाम को मैं ऐसे इंग्लैंड के निज़ाम को देखता हूँ, अमेरिका के निज़ाम को देखता हूँ। एक बहुत बड़ी कोशिश है अमेरिका की कैन बी स्टेट बनने की हमारी। काफी सारे मुल्क हैं दुनिया में ऐसे जो कर रहे हैं, हम भी उनमें से एक हम पाकिस्तान के रिलीजियस साइको सोशल इश्यूज को अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ज़ाहिर नहीं हो सकता फिलोसॉफिकली वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी के थ्रू प्रूव करने की कोशिश करें। कैसे होगा? वो आधा तीतर आधा बटेर बनने के लिए जो एलीट और अशराफिया है वो अमेरिका की पूरी तरीके से तबाह करने के लिए, यहाँ तक कि वो जबान भी वही बोलना शुरू हो गए। उनको वो कॉन्स्टिट्यूशन भी शायद याद होगा पूरी तरीके से, एक नुक्ता उनको पता है, वो शायद रोज रट्टा लगाते हैं उसका। और मगर आम बंदे को तो कुछ समझ नहीं आ रही ना, इसलिए मैं और आप जो है वो कभी लेफ्ट की तरफ से या कभी राइट की तरफ से बड़ी एक्सट्रीम किस्म के पोलर बिहेवियर से फ्रस्ट्रेट भी हुए हैं, कंफ्यूज भी हुए हैं, और उसके रिएक्शन में हम एक दूसरे को कमाल गाबन कर रहे हैं, सर्वाइवल मोड में चले गए। आपको मौका मिलेगा, मुझे मार देंगे, मुझे मौका मिलेगा, मैं आपको आपके सब कुछ ईंट लूंगा। क्योंकि दो ब्रोकन फैमिली डिसऑर्डर होता है ना, माँ और बाप की लड़ाई हो रही है, तो हमारी दो फलसफों की लड़ाई हो रही होती है, तो बच्चे नीचे से ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप पुलिस को देखें, अदलिया को देखें, आर्मी को देखें, सिविल को देखें, ब्यूरोक्रेसी को देखें। ब्यूरोक्रेसी सारी की सारी शायद अमेरिका के सेनेट की लाइफ ट्रांसमिशन इधर से जाती होगी। तो बच्चे तो कंफ्यूज होते हैं जब माँ बाप इस तरीके के तो अलग अलग फलसफे रखते हो। साहिल साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। जिस तरह से अभी आपने बच्चों की बात की कि एक डिसऑर्डर होता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अगर हम अपने तालीमी निज़ाम के हवाले से बात करें, जो हमारा जदीद तालीमी निज़ाम है, आप समझते हैं कि ये दूर कर रहा है दीन से बहुत ज़्यादा नौजवानों को? बेसिकली हमारे तालीमी निज़ाम में जो स्कूल का निज़ाम है, उसमें जो मंदिर हमने खोला हुआ है, उसमें जो 22-23 बुत हैं, वो बुत अगर तोड़ दिए जाए तो ये तालीमी निज़ाम इस सिलेबस के थ्रू भी काम किया जा सकता है। तो वो निज़ाम जिन लोगों के हाथे है, वो निज़ाम उस मंदिर में जाके वो बुत निकाल लें, वो बुत तोड़ लें। जो तालीमी निज़ाम चला रहे हैं उनके घरों के अंदर भी बुत हैं, कोई पूजा पाठ करने के लिए उन्होंने उन्हीं मामलात को जेरे नजर रखा है, और उनको दे मेड श्योर कि बस एयर टाइट सिस्टम हो इन स्कूल्स का, HEC का। आप करिकुलम से लेके इनके फिलॉसफी ऑफ द सब्जेक्ट तक जाएं, आप इनकी टेक्निक और मेथोडोलॉजी ऑफ द स्कूलिंग तक लें, तो आपको समझ आ रही है कि न सिर्फ अम्मी और अबू घर में ट्रेनिंग दे रहे हैं कि जो करना है, जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है उसकी पूरी अच्छी मिसाल अम्मी अबू के घर में है, बल्कि उसकी परफेक्शन के लिए, उसकी वैलिडेशन के लिए स्कूल में भेजा जाता है। अब वो जो तालीमी निज़ाम की टेक्निकल डिस्कशन है, वो तो बहुत लंबा एक प्रोग्राम आप करें तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि किस किस तरीके से ये नाकिस है और कैसे हमारे बच्चों के 20-30 पॉइंट्स IQ ड्रॉप किए जा रहे हैं। लेकिन साहिल साहब, क्या आप समझते हैं कि कोई शॉर्ट टर्म तरीके से या फिर लॉन्ग टर्म तरीके से हम इसको अगर तब्दील कर भी सकते हैं, तो इसके हवाले से हम सीरियस नजर आ रहे हैं आपको? पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है या फिर हमारा जो तालीमी निज़ाम है, स्पेशली अगर पाकिस्तान में जो प्रिवेल कर रहे हैं?
मुझे आपकी आवाज जो है ना वो मुझे मुझे आपकी आवाज सही नहीं आ रही, मुझे अच्छा, समझ नहीं आ रहा। साहिल साहब मैं ये कह रहा हूँ कि तालीमी निज़ाम अगर prevail कर तालीमी, रहा है, हाँ, उस जो जी। प्रिवेल कर रहा है निज़ाम हमारा, जिस तरह आपने कहा कि ये एक लंबी डिबेट है, लेकिन क्या हम या फिर हमारी गवर्नमेंट इसको ठीक करने के लिए कुछ एफर्ट्स कर रही है? तो क्यों करेगी? वो उसको खराब करने की एफर्ट्स कर रही है। वो जिस चीज को सही समझते हैं वो कर रहे हैं, वो सही नहीं है, वो गलत है। तो मैं मस्जिद के नाम पे मंदिर बना रहा हूँ, बड़ा अच्छा मंदिर बना रहा हूँ, तो आप कहेंगे यार कि आप गलत बिल्डिंग बना रहे हो, तो मैं कहूंगा आके देख लो, दीवारें रोशनी कितनी चौड़ी हैं, छत कितनी ऊंची है, रोशनदान लगाए हुए हैं, खिड़कियां लगाई हुई, दरवाजे लगाए हुए हैं, बुत देखो कितने खूबसूरत लगाए हुए हैं। तो आप, मुझे यही नहीं पता फलसफा क्या है, तो बाकी के सारे काम तो मैंने दुरुस्त ही करने हैं अपने फलसफे में। अगर फलसफा गलत होगा तो जितना ज्यादा गाड़ी उल्टी चल रही हो तो रेस ज्यादा देने से ज्यादा तेज उल्टी चलती है, खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। इस वक्त ऐसा कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना किसी ऐसे प्रोग्राम में जिसमें आप सिर्फ तालीमी निज़ाम की बात करें, मैं आपको इसकी टेक्निकल, जो लोग सुनने वाले हैं जो इसके करता करते हैं, उनको समझा सकता हूँ कि साइंस क्या है इसकी, एजुकेशन सिस्टम के पीछे बेसिक या एजुकेशन की जो पिलर्स हैं और इसके फाउंडेशन जिस तरीके से लेआउट करनी थी, वो तो क्या गलती हो रही है। मगर 100 बातों की एक बात, पहले ये तो मान लें कि मंदिर बनाना है या मस्जिद, जी। सिनेगॉग बनाना है या चर्च, पहले ये तो बस मान लें, ताकि क्योंकि अवाम जो है वो मस्जिद में आने वाली है, आप चर्च बना रहे हैं। ठीक है, पहला काम तो ये दुरुस्त करेंगे ना कि पहले ये फैसला करेंगे कि बिल्डिंग बनानी किस लिए है और कौन से रब के लिए। बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं साहिल साहब। जिस तरह से अभी हम नौजवान नस्ल के हवाले से बात तो कर ही रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं मीडिया का किरदार, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का किरदार कितना ज़्यादा है नौजवान नस्ल को पीछे करने में या फिर उनका एक माइंडसेट बनाने में? बहुत बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। अब आप खुद सोचें, आपके पास जितने भी सवाल हैं, जिसने भी ये सवाल लिख के दिए हैं, आप जिस तरीके से ये सवाल पूछेंगे, आप लोग कौन है, कौन बैठेगा टीवी के आगे, ये सब के सब एक खास फलसफे के पीछे है। इधर भी वही मंदिर है ना। आप भी, आपको सवाल जिसने भी दिए हैं, जो भी इस तरीके से आपने पूछने, आपने भी इस सेशन के बाद अपनी व्यूज को क्लिक कर करके कमेंट्स पढ़ते रहना है कि मेरी रेटिंग कैसी आई, मतलब मेरी तारीफें कितनी हुई, मेरे खिलाफ जो कमेंट आए वो क्यों आए। ये जो आप थंबनेल बनाएंगे भी, वो भी बिल्कुल वही होगा जो टिकटॉकर्स बनाएंगे। वो क्यों बनाएंगे? ताकि ज्यादा ट्रैक्शन आए। तो अवाम गंदी हो रही है, मीडिया और उस गंदगी के अंदर जाके अपने आप को और ट्रैक्शन लेके आ रहा है। तो ये समझ लें कि अगर मुझे जिस तरह की अवाम में अपनी मकबूलियत चाहिए, उसी तरह के मैंने काम करने हैं, रादर कि मैं अवाम को ठीक करूं। तो मीडिया ने उस गटर के अंदर जब दाखिल हुए थे, गटर को साफ करना चाहिए था, मगर इन्होंने कहा यार गटर में तो मुझे ज्यादा अट्रैक्शन, ज्यादा लोगों की मकबूलियत चाहिए, तो ज़ाहिर है फिर गंदे लोगों में तो गंदी बात ही ठीक लगती है। तो मीडिया ने वही किया। आपके रोजमर्रा मामलात, जितने भी टीवी चैनल हैं, जितने भी सोशल मीडिया है, जितने भी मामलात हैं, वो अवाम से वो डेलीगेट हुए हैं, अवाम के स्टैंडर्ड्स जो है ना वो वहां से डेलीगेट हुए हैं। एग्जैक्टली। तो आपके तमाम तरह टीवी चैनल्स के ओनर जो है वो मुझे बेसिकली टिकटॉकर्स लगते हैं, मगर उनके पास अरबों अरबों रुपया वो हैं, वो टिकटॉकर मेंटेलिटी के, और हैं उनके अरबों रुपया। जिसके पास 10 रुपए होते हैं वो गली में वॉक करते हुए टिकटॉक बना रहा था, आप देखेंगे। जिसके पास 10 अरब रुपए होते हैं वो टीवी चैनल खोल के टिकटॉक बना रहा था। काम वही कर रहे हैं, स्टैंडर्ड वही ना। बहुत असल में मंदिर में जाके बहुत नहीं तोड़ रहे हैं उनके, मतलब वो आपको ना वो क्रिएटिविटी नजर नहीं आती। लेकिन साहिब साहब, हम जब भी आपको सुनते हैं माशाल्लाह से आप बड़ी तफसील के साथ चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन हमारा जो कौमी अलमिया है, मुझे ये लग रहा है, क्योंकि मैं आपको सुनता भी हूँ काफ़ी ज़्यादा, कि हम अपनी गलतियों की ऑनरशिप लेने को तैयार नहीं हैं। चाहे गवर्नमेंट है चाहे अवाम है, हम हर चीज़ को साजिश के साथ नत्थी कर देते हैं। इसकी क्या वजह है? ये बहुत ही खूबसूरत सवाल है। ये शायद हर सवाल की जड़ है। ये घर से आती है बेटा। ये है सिनिक माहौल जो कि घरों में पलता है, और हर बंदा आपको फिर मशकूक लगता है। हर बंदे के बात में आपको कोई साजिश या कोई तह में कोई और मतलब निकलता है। बात बंदा कोई कर रहा होता है, अगला बंदा उसको ताना समझ रहा होता है। बात बंदा तस्हीह के लिए कर रहा होता है, अगला बंदा उसको अपनी तनकीद के कोई वो समझ रहा होता है कि इसने मेरी प्रोफाइल डैमेज करने की कोई नीयत पे शक किया हुआ है। तो जब नीयत पे शक करने की बात आ जाए हर अवाम, हर लड़के लड़की में, तो आपको पता चल जाएगा कि मामला नवाज शरीफ, इमरान खान ने नहीं किया हुआ, ये घर में अम्मी और अबू ने किया। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तमाम सोशो इकोनॉमिक क्लासेस में, तमाम लिटरेसी की क्लासेस में
ये सारे के सारे मामलात एक ही ब्रश से मैं पेंट कर दूं, मगर ज्यादातर घरों में ऐसा ही हो रहा है। बिकॉज जिस जगह पे तालीम देनी चाहिए थी, जिस जगह के ऊपर सारी तालीम नहीं, ट्रेनिंग देनी चाहिए थी, वहां पे हमारे लीडरान, ये मस्जिद के मेंबरान, ये प्रोफेसर और यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर, ये उस जगह पे हमला कर नहीं रहे और बैठे हर यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में आप जाके वो 8-9 अंकल्स की गुफ्तगू सुने जो मैथ्स, फिजिक्स, लिटरेचर के प्रोफेसर होंगे, या मस्जिद के मौलवी को मस्जिद के बाहर वुजू खाने के अंदर बैठे हुए आपस में गप्पे मारते देखें, या फिर आप किसी भी मौके पे स्टूडेंट्स के उसमें जाके देखें जो जरा मास्टर या पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के स्टूडेंट होते हैं। हर बंदा यही जुमला बोल रहा है, देख यार इन लोगों को ये समझ नहीं आती, इन लोगों को ये समझ नहीं आती, ये हमारा तकिया कलाम बन गया, इन लोगों को ये समझ नहीं आती। वो अपने अपने सिस्टम के अंदर, छोटे से बबल के अंदर अपने अपने अंकल की बुराइयां ऐसे कर रहा है, हालांकि उसको पता नहीं है कि उसको भी वही समझ नहीं आती। बिल्कुल, वो असल में एक ही अम्मी और एक ही अब्बू के बच्चे हैं हम सारे, और अम्मी और अब्बू जो है ना, उन्होंने बेसिकली दो अलग अलग, एक वो सुपरस्टिशियस किस्म का इस्लाम दे दिया है जिसमें जन्नत दोज़ख का कोई लफ्ज है और बाकी कुछ भी नहीं, और एक वेस्टर्न जो डोमिनेंट, कोई भी डोमिनेंट, चाइनीज होती तो चाइना की कर रहे होते हैं, इस वक्त जो भी डोमिनेंट फिलॉसफी है उधर से खुदा ले रहे हैं। दो अलग अलग फलसफे जब क्लास करते हैं ना बेटा, फिर ऐसी स्केप्टिक किस्म की कौम आती है और वो हर एक पे शक करते हैं। आपको मेरी नीयत पे शक होगा कि शायद मैं अपने व्यूज के लिए आपसे बातें कर रहा हूँ और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सर आप अपने व्यूज के लिए कर, हाँ देखें साजिश, आप अपनी बड़ाई के लिए कर, मैं अपनी बड़ाई। मैंने आज तक किसी को फीडबैक नहीं दिया दुनिया में जिसने उसके बारे में कोई काम ना किया हो, और मैंने आज तक किसी पाकिस्तानी को फीडबैक नहीं दिया। मेरा तो पेशा है ना, मैं तो साइकाइट्रिक, साइकोलॉजिकल, साइको सोशल इश्यूज को देखता हूँ। मैंने पाकिस्तानियों को जब भी फीडबैक दिया है, आगे से उन्होंने 1 या 2 दिन के बाद ये बताया कि आप मेरे मतलब आपकी नीयत पे ही फतूर है कि आप मेरे खिलाफ कुछ आप मुझे पसंद नहीं करते, या आप मेरे दुश्मनी करना चाहते हैं, आप मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और मैं यही सोचता हूँ कि सबसे पहले इस जो बीमारी है ना, इसका इलाज कराया जाए, किया जाए, कि मरीज को पहले ये बताया जाए कि बेटा आपके दिल में तो दर्द हो रहा है, मगर असल में जो आपके दिमाग के मसाइल हैं, जो आप खाना पीना खाते हैं, वो आपके जो आपको हिरस लग गई है उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, वो आपके दिमाग का मसला है, जो आपको खाने से दूर रहा नहीं जा रहा और आपको आपकी आंखें फट जाती हैं इतना सारा मुरगन गज़ाएं देख के। तो बेसिकली आपको दिमाग की नस ठीक करेंगे तो दिल का मसला कम होगा। अगर आपके दिमाग का मसला हल नहीं करेंगे, अभी मैं दिल की दवाइयां देता भी रहूंगा, तो 4 स्टंट भी डाल दूंगा, सर्जरी भी कर दूंगा, 30 दिन बाद आपने फिर 6 पॉइंट कोलेस्ट्रॉल बढ़ा के आ जाना, फिर मर जाओगे। तो मसला असल में दिमाग में है, नजर और दिल में आ रहा है। बिल्कुल सही। तो साहिल साहब, आप क्या समझते हैं इन मसाइल का अब हल क्या है? क्योंकि जिस तरह से अभी आपने बयान किया, हर नौजवान, जितनी भी आने वाली नस्ल है, उसकी काउंसलिंग तो इसी तरह से हो रही है ना। और गजल में थोड़ा सा एक और भी ऐड करना चाहूंगा। साहिल भाई आपने बिल्कुल ठीक कहा, गजल भी ठीक करी है कि इनके हल की तरफ हमें जाना चाहिए। लेकिन ये वो अम्मी अब्बू का मसला तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट लेवल्स पे भी, मीडिया के लेवल पे भी, उलमा के लेवल पे भी मसले यही हैं। इंडिविजुअल तौर पर सबने काम गजा में जो कुछ हो रहा है तो मुसलमानों की गलती नहीं है, वो इजराइल की गलती है। क्रिकेट में कुछ हो रहा है तो पाकिस्तान की गलती नहीं है, वो इंडिया की गलती है। हमारी सियासत में बिगाड़ है, प्राइम मिनिस्टर आ जा रहा है, वो हमारी गलती नहीं है, वो अमेरिका की गलती है। exactly. तो हमारी पूरा मुद्दा जो है वो इसी पे बन रहा है ना। ये एक ग्राफ के अंदर ना ये एक पैराबोला बनता है। पैराबोला जिस वक्त पाकिस्तानी कौम जिस स्टेट पे ना अखलाकियात के और साइकोलॉजिकल इश्यूज के, ये ब्लेम गेम जो है ना, ये उसी बीमारी की एक सिम्टम है जो मैंने आपको बताया था। वो सिनिसिज्म, स्केप्टिसिज्म, जब बंदा एक सिनिक होता है ना तो हर एक को ब्लेम ही करता होता है। जब सारा ओनरशिप नहीं लेंगे तो आप ब्लेम ही करेंगे ना। तो ओनरशिप ना लेना असल में कॉज होती है, ब्लेम करना सिम्टम होती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हर चीज यहूदियों की साजिश निकलती है, हर चीज किसी और का कसूर निकलता है। यहाँ तक कि कोई मसला निकले तो अल्लाह पे डाल देना है कि मौसम ठीक होता तो हम ये कर लेते हैं, बारिश ना होती तो ये हो जाता। ठीक है, तो हर बंदा अपनी नाअहली को कहीं ना कहीं जस्टिफाई करता है। ये एक बड़ा सिंपल सी बीमारी है। मसला ये कि ये असल में बीमारी नहीं है सर, ये असल में एक बड़ी बीमारी का छोटा सा सिम्टम है। लगती बहुत बड़ी बीमारी है मगर एक छोटा सा सिम्टम है। अब ये नफ्सियात के अंदर आपको जितनी मर्जी नफ्सियात में आप जाएंगी, मैं जाता हूँ, मेरा तो पेशा है, मेरा काम है, मगर आपको कॉज नहीं मिलेगी, आपको सिम्टम नहीं मिलेगा। असल में कॉज हमारी फिलॉसफी के अंदर है। जब फलसफा खराब होता है ना तो नफ्सियात खुद ही खराब होती है। आपकी ग्लोबल फिलॉसफी लोकल साइकोलॉजी को डिक्टेट करती है। हमारा जो ग्लोबल से ग्लोबल फलसफा है वो अल्लाह ताला कब से
हर कुरान की हर आयत के अंदर, हर नबी के थ्रू, आदम अलैहिस्सलाम से लेके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया ने यही बताया ना कि दो अल्लाह बनाएगा तो मारा जाएगा, तुझसे नहीं बर्दाश्त होना। क्या समझ रहे हैं? अल्लाह ने शिर्क को इतना बड़ा गुनाह क्यों किया? दो रब बनाओगे तो ये हालात हो जाएंगे दुनिया के। बिल्कुल। अल्लाह को अपने लिए कोई नाउज़ बिल्लाह, मेरा अल्लाह तो बेनियाद है, मैं शिर्क करूं या ना करूं, मेरे रब को तो नहीं कोई फर्क पड़ता ना। अल्लाह ताला ने ये हमारे लिए बताया था कि बच्चों, अगर आप लोगों ने दो रब बना लिए तो आपस में एक दूसरे के अंदर वो बीमारियां डाल दोगे कि एक दूसरे को खा जाओगे। ये देखें, शिर्क की सबसे आसान किस्म की जो असरात है ना, वो मैंने आपको बताए कि दो अलग अलग फलसफे आएंगे। उसका मतलब है शिर्क को दो अलग अलग रब की पूजा हो रही है ना। अब रमजान खत्म होगा, आपके टीवी चैनल्स के ऊपर क्या शुरू हो जाएगा? अब खुद सोचें, रमजान में क्या शुरू हो रहा है? देख सोचें जरा, 30 डेज के अंदर अंदर मुसलमान होते हैं, और 31st डे के अंदर ईद वाला दिन देखें क्या आपके अपने चैनल पे भी, सब चैनल्स के ऊपर, बिल्कुल। इसी टीवी चैनल पे नहीं बेटा, ये घरों के अंदर भी होगा। Exactly. अम्मियों के दुपट्टे सर से उतर जाएंगे, ठीक है। अब्बू जो है वो बाहर जिस मस्जिद आते थे, इसी तरीके से वो और ऐसी जगह जहाँ पे सर झुकता था अब्बू का, वो यहाँ पे सर उठ जाएगा। खवातीन आ रही होंगी, आदमी भी उतनी ही हरकतें शुरू कर देंगे जितने औरतें। ये खाली बदनजरी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बदफेली की बात भी कर रहा हूँ। अभी वो एक काम भी शुरू करते हैं जिनमें पैसों के गबन शुरू हो जाएंगे। रमजान में फिर थोड़ी सी शर्म आ गई थी अचानक। जिस तरीके से टेलीविजन सब देखते हैं, इसलिए मैं उसको मिसाल दे रहा हूँ। जैसे टेलीविजन को देखें तो आपको अपने घर की अक्सी मिलेगी कि ग्राफ थोड़ी देर के लिए 30 डेज के लिए कम होता है, और फिर 31st डे के बाद तो इस तरीके से मुसलमान बदफेली करता है, बदकारी करता है, अपनी रिश्वत, अपने जना, अपने झूठ, अपनी चोरी शुरू करता है, जैसे कि जेल से छूटा है। तो आपको समझ आ रही थी ना कि ये मामला जो है ये दो अलग अलग फलसफों का है। रमजान के अंदर वो सुपरस्टिशन जागती है, ईमान नहीं जागता हमारा। और रमजान के बाद हमारी अपना जो भी रब बनाया हुआ है उसके सामने हम पेश हो जाते हैं। वो नफ्स है, ज्यादातर लोगों का वो रब वो नफ्स है, क्योंकि अवाम होती है, अवाम जाहिल होती है, वो अपने अपने नफ्स की पूजा करती है। जो इलीट होती है वो जाहिल नहीं होती, इलीट बहुत समझ के फैसले कर रही होती है, वो किसी न किसी फायदे के लिए कर रही होती है। ज्यादातर वो भी अपना पीछे कुछ ना कुछ साहिल साहब यहाँ पे जस्ट एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का वक्त हो जाता है, ब्रेक लेते आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। साहिर अदीम साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। खवातीन वज़ात इस्लामिक स्कॉलर साहिल अदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहिल साहब, आप जब बात कर रहे थे, कुछ खराफात की बात हो रही थी, मुसलमानों में क्या कुछ खराफात है, इवन रमज़ान के ऊपर बात हो रही थी कि रमज़ान में आप देखिए ना कि किस तरह हम 30 दिन टीवी चैनल्स पे क्या चल रहा है, हमारे घरों में क्या चल रहा है। सर, इस पे मैं आपका कमेंट भी चाहूंगा कि हमारे यहाँ तो ये चल रहा है कि आप मीटर के ऊपर जमजम लिख दें तो उसके बाद आपका बिजली का बिल कम आएगा, और ये चीजें वायरल भी हो रही है रमजान में। मतलब अब रमजान की रूह भी किसी और तरफ जाती हुई नजर आ रही है। रमजान का कोई ताल्लुक नहीं सर, वो आप मुहर्रम में भी लिखेंगे जमजम तब भी वही बिल ही कम ही आएगा, क्योंकि आपके ज़हन के अंदर नहीं, आपके फलसफे में फतूर है ना। ज़हन के अंदर देखें, बाप होता है तो बच्चा होता है, माँ बाप होते हैं तो बच्चा होता है ना। तो फलसफा होता है तो नफ्सियात होती है। फलसफा इस तरह का होगा जिसमें इस तरह के मामला तय कर दिए गए होंगे, तो आप बड़े होकर आपकी नफ्सियात सुपरस्टिशियस ही बनेगी। ठीक है, आप खाली जमजम के मीटर को ना देखें, पाकिस्तान के क्रिकेटर को देखें, आप देखें वो क्या क्या रूटीन फॉलो करता है। बैटिंग से पहले गिनती कितनी रखता है, किस हाथ में ग्लव पहले पहनना है, कौन सा ग्लव बाद में पहनना है, और क्राउड की तरफ देखते वक्त क्या क्या हरकतें करनी है उसने। ये सब सुपरस्टिशियस में उसने एक फार्मूला लगाया हुआ है कि मैं इतना करूंगा तो ज्यादा स्कोर करूंगा। ये सुपरस्टिशियस मामला उसने इस्लाम से जोड़े हुए, क्योंकि उसने फिर अपने अल्लाह को इस तरीके से खुश करने के लिए जस्टिफिकेशन यही रखी हुई है कि मेरा रब इस तरीके से ज्यादा मुझे स्कोर देगा, मेरा रब बिजली के कम बिल ला के देगा। असल में तो हम मानते रब को ही है ना। तो ये दो अलग अलग रब इकट्ठे हुए हैं ना। एक काबा का रब, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब, मेरा और आपका रब, एक वो रब है, और एक वो छोटा सा बुत है जो हमने खुद बनाया हुआ कि ऐसे करने से ये चीज हो जाती है, जो कि इस्लाम में सख्ती से मना है। इस्लाम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो चीज माशरे में मनहूस समझी जाए वो जान के करो, ताकि तवाहमात टूटे। ठीक है, ये इतना खुला दीन था हमारा। और हमने इन पतली पतली गलियों से सुपरस्टिशन का मतलब होता है आपकी सोच बहुत तंग हो गई ना। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो मैं इस तरह हरकतें करूंगा तो यूनिवर्स विल सर्व मी अकॉर्डिंगली, ये सब के सब मामला। ये मैंने आपसे कहा ना, आज तक आप बताएं किसी मस्जिद ने आपको बताया है, किसी अंकल ने, अब्बू ने बताया कि अल्लाह ने जब शिर्क को सबसे बड़ा गुनाह कहा, तो क्यों कहा वो सबसे बड़ा गुनाह क्यों, उससे क्या होता है? तो हम देख लें दुनिया में जो हालात चल रहे हैं, क्या दो अलग अलग खुदाओं को
की पूजा करने से, दो अलग फलसफे आपस में दिमाग में टकराव, तो इस तरह के बच्चे निकलते हैं जो इस वक्त 7 अरब दुनिया में फिर रहे हैं। इसको इस वजह से सुपरस्टिशन भी आती हैं, और अपने आप को मस्जिदों में भी आप देखते हैं, और उन्हीं मस्जिद के बाद आप क्लबों में भी देखते हैं, आप टीवी चैनल के ऊपर नाते हैं और अल्लाह के कलाम और कवालियां भी देखते हैं, और क्या से कहते हैं, गाने भी देखते हैं। आप उलमा कराम को भी देखते हैं, साथ आप डांसर एक्टर्स को एक ही स्क्रीन के ऊपर 30 मिनट के वक्फे के बाद देखते हैं। तो ये दो अलग अलग फलसफे हैं। आप देखें, टेलीविजन से बेहतर कोई मिसाल है नहीं किसी की कॉग्निटिव डिसोनेंस चेक करने की। ओनर एक ही होता है टीवी का, ठीक है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर उसी ओनर को रिपोर्ट करते हैं, और एक अल्लाह का कलाम चला रहा होता है और एक शैतान का कलाम चला रहा होता है, दोनों एक ही ओनर के अंदर होते हैं, ठीक है। अब वो कहते नहीं है वो शैतान का कलाम है, उस शैतान को भी उन्होंने, जिस अल्लाह ने मना किया उस काम को करने के लिए, वही काम कर रहा होता है। एक ओनर अपने एक रब की बात मानते हुए उसी रब की बात को डिनाई करता है किसी और रब को मानते हुए ना। कॉमन सेंस की बात है। ये घरों में भी ऐसे ही होता है। मैं अपने अब्बा की जो बात मानता हूँ, अब्बा के घर से बाहर जाने के फौरन बाद मैं वही लिखते शुरू करता जो अब्बा को सख्त नागवार गुजरे होते हैं कि क्या किस तरीके से आपने शिर्क को पहचानना होता है। तो जब अल्लाह ताला के मामलात तय हों किसी भी ऐसे मामले में जो इज्तिमाइयत के हों, और आप उन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हो जाए, जैसे टीवी चैनल, जैसे अदालत, जैसे पुलिस, जैसे आर्मी, जैसे ब्यूरोक्रेसी, जैसे पार्लियामेंट हाउस, या इज्तिमाइयत के मामलात है ना, इसमें आप अपने आप को अल्लाह का बंदा भी कहें कि मैं मुसलमान हूँ, और आप गैर अल्लाह वाले काम, अल्लाह के काम के खिलाफ जाते हुए कामों को जस्टिफाई भी कर रहे हो, तो आप मुशरिक होते हैं। आपने दो फलसफे रखे हुए, और आप देखें फिर कितना गदर मचा देते हैं। पाकिस्तान से बेहतर क्या मिसाल है, और भी मिसालें हैं पाकिस्तान से बदतर भी हैं, मगर पाकिस्तान से अच्छी कोई मिसाल नहीं है कि जो ये बताए कि एक मुसलमान जब बिदकता है और दो रब बना लेता है, तो क्या हमने तो 222 रब बनाए हैं, मगर दो रब, एक से ज्यादा रब बनाता है, तो फिर हर चीज ठीक लगती है आपको, हर गुनाह ठीक लगता है हमें, ठीक है। तो इसलिए आपको ज्यादा गुस्सा मुसलमानों पे आता है, मुसलमान होने की आपको भी आता है, मुझे भी आता है, आपकी बीवी बच्चियों बेटियों को भी आता है, आपके भाइयों और छोरों को भी आता है, मुझे भी आता है, मेरे बच्चों को भी आता है, मर्दों को भी आता है, स्टूडेंट्स को भी आता है, टीचर को भी आता है, रेडी वाले को भी आता है, तो पार्लियामेंट हाउस वाले को भी आता है। गुस्सा सबको आ रहा है, एक दूसरे के ऊपर आ रहा है, मगर पहचान नहीं रहे कि भाई एक दूसरे का बुद्ध कैसे देखना। नामों से, हुलिये से और मोटी मोटी साल के कैलेंडर डेज के ऊपर मुसलमान होने से हम थोड़ा धोखा खा जाते हैं एक दूसरे से, ठीक है। अगर हम सब के सब अपने नाम शैतानी किस्म के नाम रखते हैं, फिरौन नाम होते हैं लड़कों के, और लड़कियों का नाम इस तरह का होता है कि जिसमें समझ आती है कि कुछ शैतानी हरकतों के लिए बच्चे पढ़ाई किए जा रहे हैं, तो वो एटलीस्ट धोखे ना होते, उससे कॉग्निटिव डिसोनेंस ना होती, शिरक ना होता। गैर अल्लाह के पुजारी होते हैं, वो भी एक ही रखा होता, इब्लीस भी तो एक ही है ना, उसकी पूजा करते, तो एटलीस्ट क्लैरिटी होती पूरी कौम में। आप खुद सोचें, आप स्कैंडिनेविया में जाए, आप या इवन इंग्लैंड में रहें, कोई क्रिश्चियनिटी का नाम नहीं लेता, एथिस्टिक किस्म की फिलॉसफी आ गई कि रब का नाम आपने अपने घरों में रखो, बाहर आके रब के बारे में बात नहीं होगी, उससे क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं होगी लोगों को। हम में से कोई रब का पुजारी नहीं, जो रब की पुजारी है वो घर जाके अपने अपने जिसकी किस्म का जो भी प्रेयर मैट और जो भी मूर्ति रखी हुई है उसके सामने जाओ। हमारे सामने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमारा रब है, ठीक है, यहाँ से हम लेते हैं, और वो जिधर से भी लेते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ से भी आता है, मगर आप कॉन्स्टिट्यूशन एक कर दे, उससे क्या होता है, उसे कानून भी फॉलो करते हैं सारे, उसे सारे के सारे निजाम के अंदर एक ही डेफिनेशन और एक ही ट्रांसलेशन में आ जाते हैं, एक्सपेक्टेशन एक जैसी हो जाती है। वो गलत, वो रब के लिए करें या सही रब के लिए, मगर सब एक डायरेक्शन में जा रहा है। ये है मसला, शिर्क इतना बड़ा मसला है। बहुत खूब साहिल साहब, जिस तरह से अभी आपने फरमाया कि हर इंसान की अपनी एक थिंकिंग है, अपना पर्सपेक्टिव है, सब अपनी अपनी सोच रखते हैं, दो खुदा के मानने, हर कोई अपना अपना खुदा, इतनी डिवीजन किस लिए है, आप क्या समझते हैं? क्योंकि जब मजहब क्या कोई लड़ाने के लिए दो ज्यादा डिवीजन नहीं है, दो, एक अल्लाह और एक कोई सा गैर अल्लाह, बस। हाँ, खत्म करने का एक ही तरीका था ना, कि जितने भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 360 बुत एक ही दिन में तोड़े थे ना, अली बिन अबी तालिब ने एक ही तलवार से, बिल्कुल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली से कहा था ना, सारे बुत तोड़ चल, एक ही दिन में टूटे ना, हाँ, एक ही दफा तोड़ने का। बिल्कुल। कॉज शिर्क होती है कि मैं किसी और रब को भी पूजा शुरू कर दूं, उसके बाद बुतों की तादाद तो 5000 कर दें किसी के, मगर कॉज एक ही होती है, इसलिए इतना बड़ा मसला है। अभी हमारे बच्चों की ट्रेनिंग अगर बचपन से पहले 12 साल, सिर्फ पहले 12 साल अगर उस पावर फिलॉसफी के ऊपर हो जाए ना, कि बड़ी लड़ाई के लिए तैयार कर रहे हैं तुझे, तो वो रोएगा, जख्मी होगा, खून हो जाएगा, एग्जैक्टली, तो हर किस्म का बोझ उठाएगा, मगर कंफ्यूज नहीं होगा,
इस वक्त हमारे पहले 12 सालों की जो ट्रेनिंग है ना, उसके अंदर वो चीजें डाल दी जाती हैं जिसमें उसको ना जख्मी हो जाए, वो ना उसको खून निकले, ना उसको पसीना बहे, ना उसको समझ मेहनत ही करनी नहीं पड़े। आती ना, पहले ऐसी ट्रेनिंग की जाती है। जी, तो अम्मी, इसलिए मैं अम्मी कहता हूँ ना, अम्मी अबू, मतलब अम्मी का मतलब होता है घराना, मतलब अम्मी का एग्जैक्टली। मतलब कोई एक इंस्टीट्यूट है ना जो घर से जो ट्रेनिंग लेके आ रहा। तो घर से अगर फलसफा नहीं मिलेगा तो फिर तो नवाज शरीफ ही देगा ना फलसफा आपको। जाहिर है, लेकिन बाहर तो साहिल नवाज साहब, शरीफ चलता है ना, हाथ में चलती है ना। खवातीन हजरात, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आयल अदीम साहब के साथ हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। स्टे विद अस। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कोतम रमज़ान दस्तरखाने औसाफ में खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान रिदा फातिमा। कश्मीर कुकिंग ऑयल, मरहबा और रोज़ पेटल के ताउन से हम आपके लिए लाए हैं रमज़ान दस्तरखाने औसाफ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपके रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। तो आज दस्तरखाने औसाफ में क्या बनने जा रहा है, ये जानने के लिए हम रुक करते हैं अपनी शेफ़ आयशा का। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम, क्या हाल है रिदा? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक बहुत ठाक। प्यारी लग रही है माशाल्लाह। Thank you। हेयर स्टाइल बड़ा सूट कर रहा है आप पर। अच्छा, सो यू आर। तो बताइए इफ्तार में आज क्या बनेगा? आज हम हमेशा की तरह 2 चीज़ें बनाएंगे। बीफ स्लाइडर्स बनाएंगे, मिनी बीफ बर्गर भी बोलते हैं उनको, और एक हम बनाएंगे लीची की ड्रिंक बनाएंगे। लीची की ड्रिंक बनेगी आज से। बड़े क्यूट से बन रहे हैं हाँ जी, ये मिनी बन जाए, थोड़े से लाते हुए मुझसे दब भी गए हालांकि, बट स्टिल बनाएंगे हम इन्हीं पर ही। और ये मैंने ना खाली एक प्रेप करके रखा था मीट का। रेशो क्या होता है, 70-30 का रेशो होता है। या आप यूँ कर सकते हैं कि अगर आपने 1 किलो मीट लिया है प्लेन फैटलेस, तो उसमें आपने 300 ग्राम्स फैट डलवाना है और उसको सिंगल मिक्स कर लें खुद घर में या निकलवा लें। सिंगल मतलब ये कि जो कहते हैं ना, एक दफ़ा का कीमा गुजारा हुआ, एक दफ़ा का कीमा निकाला हुआ, मतलब ये डबल नहीं है, तो ये ऐसे मोटा मोटा होगा। ठीक है, फिर इसके ना मैंने छोटे छोटे ही 60 ग्राम्स के बॉल्स बना लिए। अच्छा, एक हाँ बराबर जी। क्वांटिटी के आपने मेजर करके इसको बनाया? हाँ जी, हाँ जी, वेट स्केल पर रख के बनाया है ताकि थोड़ा सा श्रिंक होगा। ठीक है, ये हो गया। और इसके ऊपर हम डालेंगे कश्मीर कुकिंग ऑयल, बहुत थोड़ा सा। कश्मीर कुकिंग ऑयल का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है और हमारे खानों को बेहतरीन जायके के साथ ग़िज़ाइयत भी देता है। बिल्कुल। कश्मीर कुकिंग ऑयल कश्मीर डालेंगे। कुकिंग ऑयल डालने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बटर और करेंगे अपने बंस को सेयर। अच्छा, ये बटर जो है आयशा अनसॉल्टेड लेंगे, सॉल्टेड किसी भी तरह का ले सकते अनसॉल्टेड लें, अनसॉल्टेड लें। सॉल्टेड ना लें तो बेहतर है। अगर सॉल्टेड ले रहे हैं तो फिर पैटीज़ में आपने वो कम रखना है, अपना सॉल्ट कम करना है। ये करने के बाद अब आते हैं बर्गर सॉस की तरफ। ये बर्गर सॉस है, ये अब मैंने बनाया है। इसमें मैंने लिया है था 1/2 कप मेयोनीज़ लिया था, 2 टेबल स्पून घरकिन्स डाले थे और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने टोबैस्को डाला था। ठीक है, इसमें सॉल्ट पेपर नहीं डाला। घरकिन्स होता है पिकल्ड कुकम्बर, उसमें ऑलरेडी हल्का सा सॉल्ट होता है। टोबैस्को डाला है, मेयोनीज़ डाला है। ठीक है, उनको खाली मिक्स किया है। बाकी है इसमें जाएंगे कैरमलाइज अनियंस जाएंगे, उसमें जाएगा सैलड जाएगा। सैलड में आप ले लें रॉकेट, आइसबर्ग, सलाद पत्ता, जो भी आपको लेना है। अच्छा, कैरमलाइज अनियन क्या, वाइट अनियन का मैंने स्लाइसेस किए और वाइट अनियन के जब स्लाइसेस हो जाएंगे तो उसको मैंने इसी तरह पैन में कश्मीर कुकिंग ऑयल डाला था और बटर डाला था और थाइम डाला था और इसको छोड़ दिया था हल्की आंच पे 15 मिनट के लिए। बिल्कुल हल्की आंच पे, जलेंगे नहीं, कैरमलाइज होंगे। जब वो कलर चेंज करने लगे तो 1 टेबल स्पून भर के आप इसमें बालसामिक विनेगर, बहुत से लोग उसको बालसामिक भी बोलते हैं, ब्लैक कलर का विनेगर आता है, 1 टेबल स्पून वो डाल दें। वो नहीं है, आप रेगुलर विनेगर डाल दें। वो डाल के आपने चूल्हा बंद करना है, उसको अच्छा सा मिक्स करके उसको 1-2 घंटे के लिए आप छोड़ देंगे। उसके बाद ना मैं क्या करूँगी, इसमें बटर को मैंने लिया है और मैं इसके अंदर बंस को कलर देंगे, हल्का सा ना बंस को सेयर करेंगे। अच्छा, ये ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, ये खाली हम पैन में ज़्यादा लगाते हैं, फिर एक्सेस को आप उतार लेंगे। ठीक है, बिल्कुल, बस हमने तो बंस को लाइट सेकना है, कलर देना है। और बीफ में भी हमारे पास ऑलरेडी फैट है तो इतने हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है जनाब, ये करेंगे। पहले हम अपने बंस को रेडी रखेंगे, उसके बाद हम करेंगे वो जो है क्या कहते हैं, इसको आपने ये किया, ठीक है, इसका थोड़ा सा कलर आ जाए और बिल्कुल ईजी है। एक ही बार में
छोटे छोटे से ना क्यूट बड़ा सा पैन लगाएं, बड़ा पैन में और एक बार में सबको हाँ, आप एक बार में इसको खाली ये कर लें। पैटी में मुझे सिर्फ इसमें रखूंगी, हल्का सा प्रेस देंगे, सॉल्ट और ब्लैक पेपर डालेंगे, फ्लिप करेंगे, डन। ओके, तो बंस को बस तैयार करना है लाइट सा Light सा, और बड़े इसको बेसिक warm इंग्रेडिएंट्स हैं करना आज है, आयशा। warm करना है इसको। बस सॉल्ट है, कोशिश ब्लैक मेरी पेपर यही है। होती है कि मैं बेसिक से ही लेके चलूं। खाली इसको देखो वार्म करना है, वो नहीं करना है, बकायदा कुक नहीं करना है। आयशा है ना हमारी प्यारी शेफ, सबका ख्याल रखती है सेट पे। कोशिश कैसे सबको खुश रखें। ऐसे एक बार बताऊं, जो लोग सबको खुश रखते हैं ना, बड़े खतरनाक होते हैं, क्योंकि आप सबको खुश रख नहीं सकते। एनीवेज, मैंने इसमें डालना है बहुत थोड़ा सा, लेट्स से अराउंड 1 टेबल स्पून कश्मीर कुकिंग ऑयल डालेंगे, ठीक है। अच्छा, कश्मीर कुकिंग ऑयल डालने के बाद आप इसमें लेंगे, ये मैंने लिए थे बर्गर पैटी, ठीक है। इसको मैं हाथ से बस ऐसे ऐसे इरेगुलर से ही बनेगा, ये बन जाएंगे। फिर इसको हम चीज़ से कवर करेंगे और फिर हम इसको असेंबल करेंगे। झटपट रेसिपी है, फ़ौरन से बन के कुछ तैयार हो लोग जाएगी। वो डालते हैं इसमें अनियन पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ टोमेटो डालते हैं, कुछ नहीं डालते। तो वो ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इट्स अप टू यू। सैलेड भी अपनी मर्जी की डाल सकते हैं। मैं कुछ भी इसमें चाहें तो। आइसबर्ग डालूंगी, इसमें मैं थोड़ा रॉकेट डालूंगी, थोड़ा लोकल लेट्स डालेंगे, आप लोगों की मर्जी, आप लोग जो भी डालें। जो भी आपको इजीली थोड़े पतला करना चाहे तो पतले भी कर सकते हैं। अच्छा, मेरी आदत है, मुझे ना एंड टाइम पे आपको पता है बाजारों में रश भी बढ़ जाता है और फिर रूटीन भी कुछ इतनी हेक्टिक होती है। लेकिन ईद की शॉपिंग का मजा ना मुझे नहीं आता रमजान से पहले। वो जो रौनक होती है ना, वो जो रौनक है ना और एक वाइब होती है, वो तो खास तौर पे आखिरी अशरे में। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो हम मिड में आ गए हैं। अच्छा, हल्का सा एक प्रेस दें, हल्का सा एक प्रेस दें, टूटेगा नहीं क्योंकि इसके अंदर फैट डला हुआ है। ये करें, ये करें। और यही खास बात है कश्मीर कुकिंग ऑयल की। अब देखें ना इसका कलर कितना प्यारा आया है, बिल्कुल। और बंस भी देखें कितना अच्छे लाइट गोल्डन कलर आया है। हल्का सा करेंगे इसको। अच्छा, खुशबू देने के लिए थोड़ा सा बटर डालना चाहें तो डाल भी सकते हैं। अब मैंने दूसरी तरफ डालूंगी इसमें ब्लैक पेपर और सॉल्ट, और कुछ भी नहीं डालेगा इसमें। येलो चीज़ स्लाइस मैंने काट के रखी हुई है, आपके पास जौन से चीज़ स्लाइस हो वो यूज़ कर सकते हैं। ये इसका काम हो गया है, इसको हम करेंगे आगे, ठीक है। इन सारी चीज़ों का हो गया है, सॉल्ट हो गया हमारा, ब्लैक पेपर हो गया, टूथपिक्स मैंने इसलिए बहुत रखे अच्छी थे। आ रही है। थैंक यू। ऑल दो आप बीफ नहीं खाते। हाँ अच्छा, अब ये है मेरे पास सैलेड लीव है, इसमें रॉकेट है, इसमें आइसबर्ग है, इसमें जो आप। अच्छा आयशा, यहाँ मैंने एक चीज़ पूछनी थी। अब जैसे आपके ये हैं आइसबर्ग, ये बिल्कुल फ्रेश लग रहे हैं जी, पर घर में जब हम इस तरह से सैलेड रखते हैं इसमें वो बात नहीं आती, ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं, ऐसे क्रिस्पी नहीं रहते। हमने ना उसको उस पर रखा हुआ है, ठंडे पानी में रखेंगे ना तो नहीं आएगा। अच्छा, ये एक मैं असेंबल करके अभी दिखा रही हूँ, बाकी हम कर लेते हैं। ये रखें, आपने केचप लगानी है आप केचप लगा दें। चलो जी, ऐसे असेंबल होते जाएंगे। अब हम बनाएंगे अपनी ड्रिंक और फिर आपको दिखाएंगे फाइनल। तो जनाब, बीफ स्लाइडर्स बड़े ही खूबसूरत क्यूट से मिनी बर्गर्स हमारे तैयार हो चुके हैं और अब हम चलते हैं अपनी ड्रिंक की तरफ। हम बना रहे हैं लीची फ्रेश लाइम। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि लीची को, अगर आपके पास लीची है ना फ्रेश, तो उसको आप शुगर के साथ ब्लेंड कर लें या उसको एक सिरप बना लें। ऐसे जैसे आधा किलो लीची है तो उसमें आपने 100 ग्राम शुगर डाल के आधा कप पानी डाल के बॉईल किया और ब्लेंड कर लिया। मेरे पास वो नहीं था, मेरे पास लीची का ड्रिंक था, लीची जूस था। ये लीची जूस आपको इजीली मिल जाता है मार्केट में। आपने खाली लीची जूस और आयशा लीची सोडा भी मिलता है, लीची वो भी सोडा, डाल वो तो सकते हैं। बहुत बस मेरा फेवरेट है, आपने ये डालना है। अच्छा, मैंने ना इसके अंदर क्या किया था, 1 टेबल स्पून लेमन जूस डाला था और 2-3 लेमन के स्लाइसेस, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रेजेंटेशन, की चीज़ आपकी प्रेजेंटेबल भी लगे। और ये हमेशा एक ना वाइट सोडा, फिजी ड्रिंक जो वाइट वाली होती है वो, या क्लब सोडा, कुछ भी जो आपके पास हो वो डाल के बस। ये तो बड़ी इजी टेस्टी ड्रिंक। और ये सोडास वगैरह जब आप बीफ के हैवी आइटम खाते हैं ना, तो बीफ का फैट होता है, बीफ स्टेक, बीफ बर्गर्स, पैटीज़, इस तरह की चीज़ें जिसमें मीट का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, उसके साथ ये ड्रिंक जाती ही जाती है, सोडा वाली या लाइम के साथ या फ्रेश लाइम, जो भी। बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है और बड़ी रिफ्रेशिंग ड्रिंक लग रही है। अब तो ये इफ्तार में ही ट्राई करेंगे और देखेंगे कि कैसे बनी है। तो रमज़ान दस्तरखान से
आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ही मुझे अपनी मेज़बान रिदा फातिमा जी तो गज़ल और स्नैन, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गौतम रमज़ान दस्तरखाने औसाफ में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान रिदा फातिमा। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, अपने घरों में बहुत खुश होंगे और अपने रोज़े बहुत अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला हमारी इबादत को और हमारे रोज़ों को कबूल व मंजूर फरमाए। जी तो नाजरीन, तलो कुकिंग ऑयल, हमदर्द रूह अफ़ज़ा, रोज़ पेटल और हर इफ्तार टेबल हो सेफ लाइफ बॉय के साथ, इन सब के ताउन से हम आपके लिए लेकर आए हैं रमज़ान दस्तरखाने औसाफ, जिसमें हम आपको बताते हैं मज़े मज़े की रेसिपीज़। तो आज इफ्तार में क्या बनेगा, ये जानने के लिए चलते हैं अपनी प्यारी सी शेफ आयशा की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसी हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। रोज़ा कैसा गुजरा है? अल्लाह का बहुत शुक्र है। भाई आज तो बड़े कलरफुल इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं, बड़े मजे मजे के। Colourful। क्या बनाएंगी आज? आज हमेशा की तरह 2 चीज़ें बनाएंगे। इसमें से एक ये चीज़ है कि अब आने वाले दिनों में जागने वाली रातें स्टार्ट हो रही हैं, तो इंसान जागता है, फिर भूख लगती है, कुछ अच्छा पीने को दिल करता है। बहुत गर्मी शुरू हो गई, अब तो इस्लामाबाद में भी गर्मी आ गई है, exactly, कराची में तो मौसम है change ही हो गया। गर्मी। तो हम बनाएंगे रूह अफ़ज़ा को यूज़ करते हुए एक फ़ालूदा बनाएंगे, ठीक है। और इसको आप फ़ालूदा ड्रिंक भी बोल सकते हैं और एज इट इज़ भी आप मतलब फ़ालूदे के तौर पे भी खा सकते हैं। तो उसमें आइसक्रीम होगी और उसका फ़ालूदा मिल्क होगा। और अगर आप आइसक्रीम को ब्लेंड कर दें या आइसक्रीम को स्किप कर दें और उसको ठंडा करके पिए तो आपका फ़ालूदे वाला दूध बन जाएगा वो, ठीक है। आज रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल करते जी, हुए जी। मज़े की ड्रिंक बनाएंगे। और दूसरी बिल्कुल। डिश हमारी कौन सी होगी? दूसरी डिश है हमारे, आपने ग्रिल्ड सैंडविचेस सुने, बर्गर सुना है, ये हम बनाएंगे आज फ्राइड चिकन सैंडविचेस। Fried अच्छा chicken अच्छा, sandwich। इसमें क्या होगा कि चिकन की स्टफिंग बनेगी, ठंडी होगी। ब्रेड को मैंने ऐसे एक ही कटर लिया था, उसी कटर से मैं शुरू से पहले रोज़े से यूज़ आज करते आ तो रही बड़ी हूँ। खूबसूरत कटिंग तो की आयशा ने, ये उस देखें। कटर से मैंने, मेरे पास टाइम शॉर्ट था, बस वो ब्रेड खोलनी है आपने और कटर रखना है और ऐसे गोल गोल पीसेस निकालने। इधर हम फिलिंग रखेंगे, एक और ब्रेड का स्लाइस रखेंगे, मैदा अंडा लगाएंगे, ब्रेड क्रम करेंगे, फ्राई करेंगे और चिली गार्लिक सॉस या केचप या जिस भी चीज़ के साथ आप सर्व कर सकते हैं। इजी और झटपट ठीक है। रेसिपी। अभी हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? स्टार्ट आयशा? हमें करना है क्योंकि हमें जो ये है फालूदे को ठंडा करना है, तो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैं इसमें ले रही हूँ तकरीबन कोई आधा लीटर या 1 लीटर, आप बोल लें जितने आपके घर में लोग हैं आप वो दूध ले लें, ठीक है। थोड़ी सी इलायचियाँ डालेंगे इसके अंदर, 4 कोई इलायची डाल दें आप इसमें, खोल के डाल दें और आखिर में उसको छान लीजिएगा। इलायची साबुत साबुत वरना मुँह में आएगी, ठीक है। इसको छान लेंगे हम। इलायची डाल दी। इलायची के बाद मेरे पास है ये तकरीबन 1/2 कप, ये छोटा कप है, दिखने में आपको बता दें, 1/2 कप हमारे पास शुगर है। ये 1 लीटर हमने दूध लिया है ना? हाँ, हम इसमें ना क्योंकि रूह अफ़ज़ा भी यूज़ करेंगे तो हम शुगर थोड़ी कम ही रख रहे हैं। हाँ, 1 लीटर दूध लिया है, 1/2 कप से भी मैंने थोड़ी कम इसमें वो डाली है। एक काम की चीज़ बताऊँ, अच्छा ये है वार्मिसली जो आप लबे शीरी वगैरह में यूज़ करते हैं, 2-3 टेबल स्पून डाल दें आप, मुझे थोड़ी ज़्यादा पसंद है वैसे, ठीक है। और ये इससे लुक भी बड़ी प्यारी आएगी, हाँ, कलरफुल ये है, डलता है फालूदे में, देखिए ज़रूर कितनी डलता है। खूबसूरत लग रही है। और इसको ना हल्का सा मिक्स कर लें और फिर इसकी बस इतना कुक कर लें कि सवैयाँ इसकी कुक हो जाएं, ठीक है। अच्छा, जब तक मैं आपको बता दूं इंग्रेडिएंट्स उसके, हमारे फ्राइड चिकन सैंडविचेस के, मैंने 1 कप जितना बोनलेस चिकन लेके इसको बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए, क्यूब भी नहीं बोलेंगे, कीमा स्टाइल कर लिया। ये है, फिर मेरे पास अनियन है, कैरेट है, कैप्सिकम है, गार्लिक, मेयोनीज। अच्छा, ये क्या करना है, इसको ना बड़ा सिंपल है। आपने ऑयल गरम किया, उसके अंदर आपने जो है अनियन गार्लिक को सौटे किया, चिकन डाली, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, सोया सॉस, चिली सॉस, ये डाल के इसको अच्छा सा आपने कुक किया। कुक करने के बाद आपने कैरेट्स और कैप्सिकम को कुक नहीं करना है, वो आपने आखिर में मिक्स करना है मेयोनीज के साथ, एक वो आपकी फिलिंग बन जाएगी। फिर वो आप उसको इसके अंदर ऐसे फिल करेंगे, मैदा, अंडा और ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे, फ्राई करेंगे। और मैं इसको देखती हूँ। अच्छा जी, ये इतना लेना है, आप इमेजिन करें कि ठंडा हो गया है। अच्छा, ये अगर और बहुत ज़्यादा भरना भी नहीं है, बहुत भरेंगे तो ये टूट जाएगा। ये किया, इसके ऊपर आपने ये रखना है और इसको ऐसे प्रेस करना है, ये चिपक जाएगा। फिर इसको आपने मैदे में लगाना है, अंडा लगाना है, ब्रेड क्रम्ब लगाना है और फ्राई करना है। इस वक्त अगर मैं इसको मैदा और अंडा ब्रेड क्रम्ब लगाऊंगी फिर टूट जाएगा। इसको हम थोड़ा सा ठंडा कर दें जब तक हम बनाते हैं फालूदा। जी, तो आयशा बताइए कि फालूदे का प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है? फालूदे का यहाँ तक पहुँचा कि मैंने ना इसको इस पर निकाल के ठंडा कर लिया था। अच्छा, इस फालूदे में क्योंकि पूरा दिन हम रोज़ा रखते हैं तो आपको ना हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है।
कुछ भी करने के लिए हाँ। लाइफ में, ठीक है। तो मैंने ना इसके अंदर ना बेसिल सीड्स 2 तरीके से यूज़ किए थे। एक तो मैंने पानी में ना मेरे पास चिया सीड्स थे, सॉरी, तभी इतने खुले भी नहीं है। तो मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून रूह अफ़ज़ा डाला था और 1/4 कप वाटर डाला था ठंडा, और उसके अंदर चिया सीड्स को डाल के ना सोक कर दिया था, तो वो ये वाला शक्ल आ गई, ठीक है। बाकी चिया सीड्स जो है वो मैंने जो दूध बनाया था ना उसका क्या कहते हैं, फालूदे के लिए, तो उसको हमने उसके अंदर ठंडा होने मैंने के लिए रखा था। तो उसके अंदर डाले, थोड़े जुड़ गए, उसका हम हल्का सा चला लेंगे। अब वो आपकी मर्ज़ी है, आप चिया सीड्स 1 दफ़ा यूज़ करें या 2 दफ़ा करें। मैंने कहा थोड़ा कलर भी ऐड हो जाएगा। अच्छा, मैं 1 टीस्पून जो है रूह अफ़ज़ा लूँगी, 1 टेबल स्पून हो गया बल्कि, ठीक है, दोनों में डाल देंगे हम। और हम 2 फालूदे बना रहे हैं। रूह अफ़ज़ा फालूदा बनेगा। जी, रूह अफ़ज़ा फालूदे में वैसे भी डलता है, ठीक है। इसके ऊपर मैं डालूँगी थोड़ा सा, ये डाल देते हैं अभी से, ठीक है। मैं यूज़ कर रही हूँ टूटी फ्रूटी, आप लोग वनीला भी कर सकते हैं और कुल्फ़ा भी कर सकते हैं, और जो भी आपको पसंद है वो कर सकते हैं। जो फ्लेवर आपको पसंद ठीक हो है, आप ये आइसक्रीम आपने यूज़ इसमें डालना करें। है, ठीक है। आधी ऊपर डालेंगे, आधी हम यहाँ डालेंगे, ठीक है। और ये आपने इसके ऊपर डाला, ठीक है। अच्छा, मुझे लगता था आयशा फालूदा हमेशा असल में बाहर से ही खाया है, तो बड़ा मुश्किल होगा बनाना, पता नहीं, लेकिन ये तो बड़ा इजी है और मैं लास्ट में घर पे ट्राई ये करूँगी। आपने ट्राई करना ही करना है। इसको आप ये डाल दें, चले थोड़े ज़्यादा चिया सीड डाल दें, जिसको ज़्यादा पसंद है मेरी तरह। अच्छा, ये हो गया। थोड़े से चिया सीड हम इसमें ढूंढते हैं कि इसमें भी डाल दी दें, ठीक है। ये इसमें लेयरिंग देख रहे हैं आप, अभी कितनी इसमें और भी खूबसूरत है। चीज़ें डालेंगी काफ़ी सारी। अच्छा, अब इसके ऊपर ना आपने इसको थोड़ा सा करके इसके अंदर हम डालेंगे ये फ्रूट कॉकटेल डाल दें। इसके बाद ना ये है जो सवैयाँ हमने इसमें बॉईल की थी ना, वो नीचे बैठ गई थी, तो उनको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे और ये हम इसके अंदर डालेंगे ऑन टॉप, सवैयाँ डाल अच्छा, देंगे। ये देख के बच्चे भी बड़ा खुश होने वाले हैं, क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग और कलरफुल ड्रिंक बनी है ना ये। इसको आप बेस में भी डालना चाहें डाल दें, और ये बची हुई जेली भी आप यूज़ कर सकते हैं। जेली वेली बचती ही नहीं है, सब खा लेते हैं। अच्छा जी, अब ये आया है मेरे पास, हमने इसको क्रम किया था, फ्रिज में रखा था, बहुत ज़्यादा क्रम नहीं करेंगे, ऑयल को टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाएंगे। जी, तो सैंडविचेस यहाँ पर फ्राई हो रहे हैं। जी बिल्कुल, तलो कुकिंग ऑयल का हमने यूज़ किया है जी इसमें। ये रहेंगे। बस इसको ना हल्का हल्का कलर देना है, क्योंकि हर चीज़ इसकी कुकड है। ब्रेड को ऐसा कुक करना नहीं होता। कुछ लोग इसको डीप फ्राई करते हैं, बहुत ऑयली हो जाते हैं, मज़ा नहीं आता। अच्छा जी, ये 2 तो हो गए हैं प्रॉपर फ्राई, ठीक है। इसको हम रखते हैं इसमें, इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं करेंगे, हल्का हल्का इसको कल सेकना है। ब्रेड वैसे भी ना ऑयल बड़ी जल्दी सॉफ्ट कर बड़ी लेती जल्दी है। पी लेती है ऑयल ब्रेड। इसको बस इनको लाइट ही रखना है, चीज़ें ऑलरेडी ऑयल कुक्ड मेरे है। ख्याल से डालना पड़ेगा हल्का सा। अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं ना इस पर टाइम लगता है, तो कर लें डीप फ्राई जिनको पसंद है, लेकिन बड़े तेज़ तेल में करें कि बस वो फ़ौरन कलर आए और निकाल लें। ये नहीं कि वो तेल पीना शुरू कर दें। इसको थोड़ा सा हम कलर दे देते हैं, ठीक है। ये वाला हो जाएगा। जब तक इन 2 को हम लगाते हैं प्लेट में, सेट करते हैं। आज आपने मुझे कहा था कि एक सरप्राइज़ लेके आई हैं आप मेरे लिए, वो क्या है? आप बस ये सर्व करें और मैं क्यों ना सरप्राइज ले ही आती हूँ। ले आए। ये देखें, जो आपने ये उस दो वाले दिन कुकीज़ जो डो बच गया था मज़ेदार हमारा। सी कुकीज़ बनाई थी ना, वो डो बच गया था और ये मैंने बेक की हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। कल फिर हाजिर होंगे एक नई डिश, एक नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। इसी के साथ ही रमज़ान दस्तरखाने और साफ से मुझे अपनी मेज़बान रिदा फातिमा और शेफ आयशा को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। आज की हमारी गुफ्तगू पारा नंबर 27 के हवाले से है, जिसका आगाज़ इन अल्फाज से होता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल फ़मा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून, क़ालू इन्ना उरसिलना इला क़ौमिन मुजरिमीन। कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि फ़रिश्तों, तुम्हारा क्या मामला है और तुम्हारे आने का क्या मकसद है? तो उन्होंने कहा कि हमें मुजरिम लोगों की तरफ भेजा गया है। और इस पारे का इख्तिताम इन अल्फाज से होता है, व अन्नल फ़ज़्ल बियदिल्लाहि युतीहि मन यशा, कि फ़ज़ल अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह जिसे चाहता है अता करता है।
वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, अल्लाह ताला अज़ीम फ़ज़ल वाला है। पारे के आगाज़ में फ़रिश्तों के वईद बनकर आने का तज़किरा और इख्तिताम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ज़ल की वुसअत का तज़किरा हमारे लिए बहुत बड़ा दर्स इबरत रखता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से हमेशा इंसान को मुयस्सर होने वाली नेमतें और फिर रब की जानिब से जो अताएँ हैं, मुख्तलिफ़ अज़मतें भी, रहमत भी, अल्लाह की जानिब से बरकत भी, लेकिन इंसान अपनी गलतियों की वजह से इन नेमतों को अपने लिए वबाल और अपने लिए रहमत की बजाय ज़हमत बना बैठता है। और इस बारे में मौजूद तमाम सूरतों में आप देख लीजिए, सूरह ज़ारियात है, सूरह तूर है, सूरह नजम है, सूरह कमर है, सूरह रहमान है, सूरह वाक़या, इसी तरह सूरह हदीद, 20 पैगामात के साथ साथ तकरीबन हर सूरत में ये पैगाम ज़रूर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है कि अपने रब की नेमतों को पहचानो और उनकी कदर करो, इससे पहले कि वो नेमतें वाईद बन जाएं और वो ज़हमतें बन जाएं। सूरह ज़ारियात में जिन 4 अक़वाम का तज़किरा किया गया, दुनिया जहान की कौन सी नेमत है जो उनके पास नहीं थी? माल था, दौलत थी, हुकूमत थी, सल्तनत थी, सरदारी थी, ताकत थी, अल्लाह ने बहुत कुछ दे रखा था, लेकिन वो इस बात को समझने से कासिर रहे कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। हमें अल्लाह की बंदगी के लिए पैदा किया गया है, वो इस मकसद को भूल चुके थे। सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 56 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्न इंस को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो ये इंसान की ज़िंदगी का मकसद है कि सारी कायनात इसके लिए पैदा कर दी, न तू ज़मीं के लिए न आसमां के लिए, ये सब जहां तेरे लिए पर तू नहीं इस जहां के लिए। इंसान को अल्लाह ने अपनी इबादत और बंदगी के लिए पैदा किया है और ये सारी कायनात अल्लाह ताला ने इंसान के लिए मुसख्खर कर दी है, इसकी ज़रूरतों में लगा दी है कि ये इंसान इससे मुस्तफ़ीद हो और इस इंसान को अपनी बंदगी के लिए पैदा कर दिया। फिर लाखों नेमतें होने के बावजूद वो लोग इस बात को भूल गए कि राज़िक अल्लाह है, हमें रिस्क देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 58 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, कि अल्लाह ही रिस्क देने वाला है। तो उन्हें तालीम दी गई कि इस दुनिया के नशे से निकलो, दुनिया के पागलपन से निकलो, इस रंग बरंगी दुनिया से निकलो, इसकी रंगीन महफिलों से निकलो, ये दिलकश नज़ारे तुम्हें अंधा न कर दें, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत और रहमान की तरफ जाओ और तेज़ी से जाओ। फ़फ़िर्रू इलल्लाह, कि भाग कर जाओ अल्लाह की तरफ। इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन, बेशक मैं तुम्हारे लिए वाज़िह डराने वाला हूँ। और फिर उन्हें दिखाया गया कि देखो फ़िरऔन के अंजाम को देखो। सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 40 में फरमाया, फ़अख़ज़नाहु व जुनूदहु फ़नबज़नाहुम फ़िल यम्मि व हुवा मुलीम, कि हमने उसको भी और उसके लश्कर को भी पकड़ लिया और फिर हमने उनको मुलामत के साथ जो है वो गर्क कर दिया और पानी में डुबो दिया, समंदर के हवाले कर दिया। और इसी तरह कहा कि तुम आदियों के इबरतनाक अंजाम और उसकी मौत को देखो। सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 41 और 42 में उसका तज़किरा किया। वफ़ी आदिन इज़ अरसलना अलैहिमुर रिहल अक़ीम, कि तुम देखो कि जब हमने आदियों पर अपनी तरफ से तंबीह के लिए खैर व बरकत से खाली आंधी भेजी। और फिर इसी तरह समूदियों के अंजाम को याद रखो। सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 43 और 44 में अल्लाह ताला ने उसका तज़किरा किया। वफ़ी समूद इज़ क़ील लहुम तमत्तऊ हत्ता हीन फ़अतऊ अन अम्रि रब्बिहिम फ़अख़ज़तहुमुस साइक़तु व हुम यंज़ुरून, लेकिन जब वो हद से तजावज़ कर गए तो फिर उनके ऊपर अल्लाह का अज़ाब आया। इन्नहुम कानू कौमन फ़ासिक़ीन, क्योंकि वो फासिक लोग थे, नाफरमान लोग थे। और इसी तरह फिर सूरह तूर और सूरह नजम को देख लीजिए। लफ्ज़ तूर जब आता है तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की अपने रब से मुलाकात जो हुई उसका जहन में तसव्वुर इंसान के जहन में पैदा होता है